नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी सेट एग्ज़ाम 2012 का तीसरा प्रश्न पत्र है। ये कुल 75 प्रश्न है और लगभग सारे प्रश्न जो है वो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिपीट होने वाले प्रश्न भी इसमें खूब हैं। साहित्य के जितने प्रश्न हैं सारे शानदार, जानदार, वजनदार प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मुनि जिनविजय के अनुसार जैन रास काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो मुनि जिनविजय के अनुसार जैन रास काव्य का प्रथम ग्रंथ जो है वो भरतेश्वर बाहुबली रास है। शालिभद्र सूरी का लिखा हुआ ये ग्रंथ है और जैन रास काव्य है भरतेश्वर बाहुबली रास। दूसरा प्रश्न है, इसमें दो कथन दे रखे हैं। दूसरा प्रश्न है, दो कथन दे रखे हैं, कै और खै। तो पहला कै कथन है, सा परानुरक्ति ईश्वरे, यह कथन भक्ति की परिभाषा से संबंधित है। और खै कथन है, यह परिभाषा सगुण भक्ति का स्वरूप घोषित करती है। तो निश्चित रूप से इसमें जो है ये कै खै का आधार है। यानी पहला जो कथन है सा परानुरक्ति ईश्वरे, तो ये जो कथन है भक्ति संबंधित, ये सगुण भक्ति जो है उसका आधार होता है। तो ये कै खै का आधार है। तीसरा प्रश्न है, पद्मावत से संबंधित है। पद्मावत जायसी का लिखा हुआ एक ग्रंथ है जो 1540 ईस्वी में लिखा गया था। पद्मावत की प्रथम पंक्ति में जायसी ने ईश्वर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? यानी पद्मावत ग्रंथ की पहली पंक्ति में ही ईश्वर के लिए कर्तार शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। चौथा प्रश्न है, मांगी के खेबो। मांगी के खेबो का मतलब है मांग के खाना, खाता हूँ, मस्जिद के सोइबो और मस्जिद में सोता हूँ। यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना में है? तो ये कवितावली में है। कवितावली जो इनकी रचना है उसमें ये है। और इसी की पंक्ति है, मांगी के खेबो मस्जिद के सोइबो, यानी मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, न किसी से लेबो एक न देबो दो। ये इसकी कवितावली की पंक्ति है, 12वीं क्लास में चलती भी है। पांचवा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव ने अलंकारों के लक्षणों हेतु किस आचार्य के ग्रंथ से बहुत सी बातें ली थी? देखो कितना अच्छा प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव दास ने अलंकारों के लक्षणों हेतु किस आचार्य के ग्रंथ से बहुत सी बातें ली थी? तो वो आचार्य दंडी हैं। आचार्य दंडी के ग्रंथ से ली थी, ये शुक्ल के अनुसार है। और आचार्य दंडी जो हैं इनका कौन सा ग्रंथ है? वो है काव्यादर्श। इनकी 3 रचनाएं हैं दंडी की आचार्य दंडी की काव्यादर्श जो है वो प्रसिद्ध है। और 10 कुमार चरित भी है और अवंती सुंदरी कथा भी इनकी एक रचना है। 3 रचनाएं हैं दंडी की। छठा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अथवा दृश्य काव्य, ये एक शीर्षक निबंध है। नाटक अथवा दृश्य काव्य शीर्षक निबंध में वर्णित नाटक के किन उद्देश्यों का उल्लेख है? तो ये है समाज संस्कार और देश वत्सलता, ये उद्देश्य इस नाटक में है। 7वां प्रश्न है, मुकुटधर पांडे का हिंदी में छायावाद निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? देखो ये इससे पहले भी ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, आरपीएससी के एग्जाम में ही, कि मुकुटधर पांडे का हिंदी में छायावाद निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये श्री शारदा पत्रिका है। मैं बता दूं आपको, श्री शारदा पत्रिका सन 1916 और द्वारिका प्रसाद मिश्र, नर्मदा प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे। और ये पत्रिका ऐसी पत्रिका है जो कि छायावाद को बढ़ावा देने की पत्रिका रही हुई है, श्री शारदा पत्रिका। और ये प्रश्न पहले इस तरह से आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? तो वो श्री शारदा पत्रिका ही है जो 1916 में है। तो वो निश्चित रूप से जो है वो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। छायावाद को बढ़ावा देने वाली पत्रिका श्री शारदा पत्रिका है। 8 का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है 8 का। ये जो प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न की भाषा देखिए, ये एक कथन है जो भाषा से संबंधित है। हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं, मनुष्यों की भाषा हमें, जिसमें हम हंसते, रोते, खेलते, कूदते, लड़ते, गले मिलते, सांस लेते और लेते रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। यह कथन किसका है? यानी भाषा से संबंधित ये कथन किसका है? तो ये सुमित्रानंदन पंत का कथन है, जो बहुत अच्छा कथन है। 9 नंबर का प्रश्न है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मग्न है। ये बेटी शब्द बेटी लिखा हुआ है।
यानी धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मग्न है। केदारनाथ अग्रवाल के इस कवितांश में सौंदर्य बोध का कारक यह नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है, तो ये प्रकृति का आश्रय रूप में वर्णन नहीं है। बाकी अलंकार प्रयोग है, प्रकृति का सूक्ष्म आत्मीय निरीक्षण है और भारतीय पारिवारिक संबंध भी इसमें है। तो ये प्रकृति का आश्रय रूप वर्णन इसमें नहीं है। 10 का प्रश्न देखिए। 10 का प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने कला के 3 क्षणों में शामिल नहीं किया है। यानी इन्होंने कला के 3 क्षणों में शामिल नहीं किया है। तो अनुभव का फैंटेसी में रूपांतरण तो किया है, फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया भी की है, और जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण भी है। रचना पाठ का क्षण इसमें शामिल नहीं है। कला के 3 क्षणों में रचना पाठ का क्षण शामिल नहीं है। 10-11 का प्रश्न है, प्रेमचंद के गोदान में किस विषय का निरूपण नहीं है। यानी किस विषय का निरूपण नहीं है। नारी स्वातंत्र्य ये तो है, मालती करती है ना, स्त्री स्वतंत्रता, और जमींदार व्यथा का खोखलापन ये भी है। अंतर्जातीय संबंधों का समर्थन भी गोदान में है। गांधीवाद का एकांतिक समर्थन नहीं है गोदान के अंदर। 12 नंबर का प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के संबंध में यह कथन उपयुक्त नहीं है। तो बाण भट्ट की कथा, आत्मकथा जो है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इससे संबंधित कथन, यानी इसकी कथा सामग्री में इतिहास और कल्पना का मणिकांचन संयोग है। ये तो है, इतिहास भी है और कल्पना भी है। इस रचना की पृष्ठभूमि में भारतीय पुनर्जागरण काल में अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की तलाश है, ये भी है। न्यूनिया का चरित्र नारी स्वातंत्र्य का उद्घोष है, ये भी है। और बाण भट्ट यानी बंड का चरित्र स्वैराचारी है, ये नहीं है। देखो इसमें जो बाण भट्ट का जो चरित्र दिखाया गया है वो बहुत अच्छा चरित्र दिखाया गया है। स्वैराचारी जो है वो इसमें चरित्र इनका नहीं दिखाया जाए, जो सब जगह ही जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार चरण कर ले, ऐसा चरित्र इनका नहीं दिखाया गया है। तो ये गलत है। राम की शक्ति पूजा के संबंध में यह कथन उपयुक्त नहीं है। तो राम की शक्ति पूजा में यह शक्ति काव्य है, ये सही है। यह जिजीविषा की कविता है, ये भी सही है। यह राष्ट्रीय चेतना की कविता है, ये भी सही है। यह आत्मदन्य की कविता है, ये गलत है। यह आत्मदन्य की कविता जो है वो नहीं है। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि कविता, 2 कथन दिए हुए इसमें। पहला कथन है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। इसके लिए हृदय की मुक्त अवस्था जरूरी है। दूसरा कथन ये है। तो इसमें आएगा कि कविता जो है वो निश्चित रूप से, दूसरा जो कथन है मनुष्य की मुक्त अवस्था इसके लिए जरूरी है। तो ये जो है कै के बिना ख संभव नहीं है, ये बिल्कुल सही कथन जो है वो इसमें दिया हुआ है। कै के बिना यानी इसके बिना ये ख जो है वो संभव नहीं है। हृदय की मुक्तावस्था जरूरी है। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, किस समूह के सभी निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय कृत हैं। यानी कुबेरनाथ राय एक बहुत अच्छे निबंधकार हैं भारत में, और इनके निबंध पढ़े बिना सांस्कृतिक चेतना पूर्ण नहीं होती है। तो इनके निबंध कौन से हैं? रस आखेटक है, कामधेनु है और उत्तर कुरु है। ये तीनों ही निबंध जो है वो कुबेरनाथ राय के हैं। 16 का प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूत्र वामन कृत नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। वामन जो है, देखिए वामन जो है, आचार्य वामन, कौन सा इनका दिया हुआ सूत्र नहीं है। सौंदर्यम अलंकार इनका सूत्र है। अब ये हमें समझ में भी आ जाएगा कि इनके कौन कौन सी पंक्तियों के प्रश्न आते हैं। एक तो ये आता है सौंदर्यम अलंकार का प्रश्न आता है, और काव्यम ग्राह्य मंगलाकार करात ये आता है, और काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा ये भी वामन की पंक्ति है। और ये जो है घ काव्य शोभाकरान धर्मा अलंकरान परछते, ये जो है ये दंडी की पंक्ति है, आचार्य दंडी की पंक्ति है। ये मिलमा जुलमा पंक्ति हैं। इसमें है काव्य शोभाया कर्तारो और इसमें है काव्य शोभाकरान धर्मान, ये आचार्य दंडी की पंक्ति है। आचार्य वामन के यदि ग्रंथ की बात करें तो वो
काव्य अलंकार सूत्रवर्ती है। अब देखिए इसमें 17 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पुस्तकों संबंधित है भट्टनायक हृदय दर्पण, ये बिल्कुल सही है। रुद्रट का काव्य अलंकार, ये भी बिल्कुल सही है। और रूप्यक का अलंकार सर्वस्व, ये भी सही है। उद्भट का काव्य अलंकार सूत्रवर्ती नहीं है। ये मैंने अभी अभी बताया कि वामन, जो ऊपर प्रश्न आया, आचार्य वामन का काव्य ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। तो यदि बात यह है कि उद्भट का फिर कौन सा ग्रंथ है, तो उद्भट आचार्य का ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सार संग्रह है। 18 नंबर का प्रश्न है, भरत ने नाट्य शास्त्र में, यानी इनका नाट्य शास्त्र है, दूसरी शताब्दी का ग्रंथ है भरत मुनि का, तो भरत ने नाट्य शास्त्र में इस अलंकार का उल्लेख नहीं किया है, तो इन्होंने सलेश अलंकार का जो है वो अपने नाट्य शास्त्र में उल्लेख नहीं किया है। 19 का प्रश्न है, अभिनव गुप्त द्वारा की गई सहृदय की परिभाषा में इसकी अपेक्षा नहीं की गई है। तो किसकी अपेक्षा नहीं की गई है? वो है व्यवहार ज्ञान की अपेक्षा। यानी इन्होंने जो सहृदय की परिभाषा दी है उसमें व्यवहार ज्ञान की अपेक्षा जो है वो नहीं की गई है। विशद चित्त की है, सतत काव्यानुशीलन की है और सहृदय संवाद की है। देखिए 20 का प्रश्न है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है वर्तमान में, अंगीकरोति ये काव्यम शब्दार्थ अलंकृति, ये जो पंक्ति है ये किस ग्रंथ में है? प्रश्न ये है। तो ये चंद्रालोक में है। चंद्रालोक जो ग्रंथ है ये जयदेव का ग्रंथ है। ये भी जो है वो ऋषि रूपवाद से संबंधित एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं डिफेमिलियनराइजेशन। डिफेमिलियनराइजेशन जो प्रक्रिया है वो ऋषि रूपवाद से संबंधित है। अब 2 कथन दे रखे हैं, क और ख। आगे इसमें साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें देखिए क और ख, अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है जो इन्हीं वर्गों के लेखकों में अधिक मिलती है, क्योंकि आग को चिमटे की बजाय हाथ से छूकर महसूस करना अलग बात नहीं होती है। इन कथनों में से संबद्ध सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसमें ये क ही है, जिसमें क सही है, ख गलत है। ख जो है वो गलत है ये कथन। 23 का प्रश्न है, काव्य भाषा संबंधी कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत चलता है और इसमें इन्होंने कहा है कि काव्य में बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये सही है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है और कविता में आडंबर पूर्ण और अलंकार बोझिल भाषा नहीं होनी चाहिए। कविता में छंद का अत्यधिक महत्व, ये नहीं कहा इन्होंने, ये सही नहीं है। इसमें रस निष्पत्ति का प्रश्न आ गया है जो कि एक महत्वपूर्ण है। रस निष्पत्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय से अनुमितिवाद को तार्किक आधार दिया है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न भी इसका खूब आता है। अभिनव गुप्त ने रस निष्पत्ति में आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया, ये भी बिल्कुल सही है। भट्ट लोलट रस को सहृदय में प्रतिष्ठित मानते हैं, ये गलत है, ये गलत है। भट्टनायक ने सत रज और तम गुणों के संदर्भ में रस की निष्पत्ति को प्रस्तुत किया, ये भी सही है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। भट्ट लोलट रस को सहृदय में प्रतिष्ठित मानते हैं। 25 का प्रश्न है, कामी ही नारी पियारी जिमी लोमी ही प्रिय जिमी दाम और तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोहीराम। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसी ने किस भाव की उत्कट व्यंजना की है? तो इसमें राग भाव की जो है वो तुलसी ने व्यंजना की है। अज्ञेय की काव्य भाषा की विशेषता नहीं है। अब देखिए प्रश्न देखिए कि अज्ञेय की काव्य भाषा की विशेषता नहीं है। तद्भव की बढ़ती प्रवृत्ति तो है, ओजमयी पदावली नहीं है। ओजमयी पदावली जो है वो अज्ञेय की भाषा जो है वो नहीं है। नए उपमानों की खोज ये तो है, मित कथन भी है। ओजमयी पदावली जो है वो विशेषता नहीं है। अभी इसमें 2 कथन दे रखे हैं। 27 का प्रश्न है कि भूमा व सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। और ख का कथन है, यह कथन भारतीय तत्व चिंतन से प्रेरित और पुष्ट है।
इन कथनों से संबंधित चयन करना है विकल्प का। तो इसमें आएगा क, यानी ख जो है वो क का सही आधार है। ये प्रश्न इस तरह का नहीं आएगा कभी भी, ये प्रश्न जो है वो रिपीट नहीं होते हैं, नए प्रश्न जो है वो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। 28 का प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। दार्शनिक सिद्धांत उनके साथ प्रवर्तकों को सुमेलित करना है। तो एक है, पहला है क विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद हमें पता है रामानुजाचार्य है, और शुद्धाद्वैतवाद जो है वो वल्लभाचार्य का सिद्धांत है, और द्वैतवाद जो है वो मध्वाचार्य का है, और द्वैताद्वैतवाद जो है वो निम्बार्काचार्य का सिद्धांत है। 29 का प्रश्न है, ही आखिर नेह की पीर तकी, किस पंक्ति किस कवि के काव्य वैशिष्ट्य से संबंधित है? तो ये निश्चित रूप से घनानंद के काव्य से संबंधित पंक्ति है। रीतिकाल में कवियों में सलेश वर्णन और ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, यानी रीतिकाल के कवियों में सलेश वर्णन और ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो सेनापति हैं, सेनापति कवि जो हैं वो सलेश वर्णन के लिए, यानी सलेश अलंकार उनका प्रिय अलंकार हम कह सकते हैं, और ऋतु वर्णन उन्होंने सबसे अच्छा जो है वो इन्होंने किया है। प्रकृति वर्णन भी की बात आए रीतिकाल में तो सेनापति ही उसका उत्तर होगा। 31 का प्रश्न देखिए, निम्न में से काव्य हेतु नहीं है। देखिए, प्रेरणा, अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति। तो इसमें यूँ तो प्रेरणा को भी किसी ने माना है, लेकिन इन तीन को जो है वो ज़्यादा माना जाता है, तो इसलिए इसमें यदि उत्तर पूछा जाए तो इसमें प्रेरणा है। हालांकि ये इस तरह का प्रश्न जो है वो हट जाता है। 32 का प्रश्न है, निम्न काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के नाम से सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए कि ये प्रश्न भी जो है वो डिलीट प्रश्न है। हालांकि इसमें देखिए वास्य रसात्म विश्वनाथ है, रमणीयार्थ प्रतिपादक ये जो है वो जगन्नाथ का है, बहुत बार रिपीट होती है। ये इस प्रश्न को जो है वो हटा दिया गया है, इसमें पूरी तरह से हटाया गया प्रश्न है ये। 33 का प्रश्न देखिए, स्त्री विमर्श के साथ मेल नहीं खाता है। स्त्री विमर्श के साथ कौन सा कथन जो है वो मेल नहीं खाता है? 33 नंबर का ये प्रश्न है, स्त्री विमर्श के साथ मेल नहीं खाता है। कह है, पुरुष इतिहासकारों ने महिला रचनाकारों के साथ बहुत अन्याय किया है। यह अन्याय उदासीनता के चलते नहीं, विमुख रहकर कर दिया गया है। पितृसत्तात्मक भाषिक संरचना में स्त्रीत्व ही वह सब कुछ है जिसे दबाया गया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के मूल्य पुरुषों में सक्रिय रहते हैं, स्त्रियां तो सदैव उनका विरोध करती हैं। ये जो है ये स्त्री विमर्श से संबंधित मेल नहीं खाता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ स्त्रियां तो सदैव उनका विरोध करती हैं, तो ये जो है मेल नहीं खाता है। स्त्रीत्व को उभारना, पितृसत्तात्मक भाषिक संरचना को बदलना, पाठों का पुनर्पाठ का आविष्कार ही स्त्री विमर्श का प्रमुख लक्षण है। 33 का प्रश्न देखिए, अब सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो इसमें बढ़ते क्रम में है। भरतमुनि के रस सूत्र के किस व्याख्याकार ने भावकत्व और भोजकत्व की अवधारणा को निरस्त कर व्यंजना की अवधारणा स्थापित की है? तो वो अभिनव गुप्त ने की है। 34 नंबर का प्रश्न है, अभिनव गुप्त ने की है। देखो, इस अवधारणा को निरस्त कर व्यंजना की अवधारणा को स्थापित किया। तो इनकी अवधारणा किसने की थी? इनकी अवधारणा भट्टनायक ने की थी, भावकत्व और भोजकत्व की अवधारणा, और इनको निरस्त करके व्यंजना की अवधारणा किसने की? वो अभिनव गुप्त ने की है। 35 का प्रश्न है, मसनवी में सामान्यतः नहीं होता। मसनवी एक शैली है जिसमें ईश्वर स्तुति होती है, आत्म परिचय होता है, गुरु वंदना होती है, छंद वैविध्य इसके अंदर नहीं होता है। 36 का प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता थे। तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता जो है वो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव जो है वो इसके संकलनकर्ता थे। देखिए 37 नंबर का प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य को जीवनोत्सव का काव्य कहा है? तो वो सूरदास के काव्य को इन्होंने जीवनोत्सव का काव्य कहा है। 38 का प्रश्न है, चर्यापद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हमने सब पढ़ा है कि चर्यापद जो है वो सिद्धों से संबंधित है। सिद्ध कितने थे? 84 सिद्ध थे। अब देखिए
39 का प्रश्न कितना रिपीट होता है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो वो नगेंद्र का कथन है। 39 नंबर का प्रश्न। 40 नंबर का प्रश्न है, अष्टछाप के निम्न कवियों में से विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है। अच्छा प्रश्न है, ये हमें वैसे याद होना चाहिए। इसके जो 8 कवि हैं अष्टछाप के, उनमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो नंददास इसका शिष्य है, कुंभनदास जो है वो वल्लभाचार्य का शिष्य था, ये इसका उत्तर आएगा। ये विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था। और गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंददास और छीत स्वामी ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे 4। कुंभनदास जो है ये वल्लभाचार्य का शिष्य था, जो इनका ही पिता था, और इन्होंने ही, विट्ठलनाथ ने ही 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। 41 का देखिए, प्रतिभा उनमें प्रखर थी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये कबीर से संबंधित है। 42 का प्रश्न, निम्न में से रामानंद का शिष्य नहीं है। तो रामानंद का जो शिष्य है वो दादू दयाल नहीं है। इसके 12 शिष्य माने जाते हैं, जिनमें कबीर भी था, रैदास भी था और सेन कवि भी था। 43 का प्रश्न है, सूरदास किसी चली आती हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 44 का प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं इसमें। 44 का प्रश्न है, हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है, यह कथन किसका है? तो ये रामविलास शर्मा का कथन है। जहाँ नवजागरण शब्द आ जाए, रामविलास शर्मा जो है वो आकर खड़े हो जाते हैं। 45 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, साकेत नारी चेतना से संबंधित है। गलत कथन कौन सा है निम्न में से? साकेत नारी चेतना से संबंधित है, ये तो सही है। यशोधरा में नारी सम्मान की प्रतिष्ठा है, ये भी सही है। भारत भारती में अतीत गौरवगान और वर्तमान नहीं है, गौरवगान है वर्तमान नहीं है, ये भी सही है। जयद्रथ वध का आधार महाभारत है, ये गलत है। ये जो है ये इसमें गलत कथन है। अब देखिए इसमें, परीक्षा गुरु के संबंध में अनुपयुक्त है। परीक्षा गुरु के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है, यानी जो सही नहीं है? पहला ही अनुपयुक्त है, यथार्थ जीवन व्यापारों का कथा आधार नहीं है, ये गलत है। अब देखिए इसमें उपदेशात्मकता की अधिकता इसमें है परीक्षा गुरु में, किस्सा गोई और पात्रानुकूल भाषा भी इसमें है, प्रेमचंदीय उपन्यास परंपरा का प्रस्थान बिंदु भी ये है। 47 का प्रश्न है, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, यह कथन किसका, किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये जो है ये शेखर एक जीवनी उपन्यास से संबंधित है। कहा जाता है कि एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध इस उपन्यास में किया गया है। अब देखिए 48 का प्रश्न है, पंख पहिए और पटियां निम्न में से किससे संबंधित है? पंख पहिए और पटियां अंधा युग से संबंधित है। अंधा युग एक गीति नाट्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती की श्रेष्ठ रचना है। अंधा युग में से संबंधित है पंख पहिया और पटियां। शेखर एक जीवनी में प्रयुक्त शैली है। ये जो कथन है ये देखिए पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया ये एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का लिखा हुआ उपन्यास है। 50 का प्रश्न है, पूष की रात में अलाव का ठंडा होते जाना निम्न में से किसका प्रतीक है? पूष की रात में अलाव का ठंडा होते जाना निम्न में से किसका प्रतीक है? तो इसमें है जीवन शक्ति चुकती हो जाने का, जीवन शक्ति चुकती जाने का ये जो है वो प्रतीक है। प्रश्न देखिए 51 का, कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार उत्पन्न होता है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह मनोभाव कौन सा है? भय। भय है। भय जो है वो इसमें उत्तर आएगा। भय जो है वो इससे संबंधित है। अब देखिए 52 का प्रश्न है। 52 का प्रश्न है कि राजेंद्र यादव के अनुसार हिंदी उपन्यासों का पहला मध्यवर्गीय नायक कौन है? तो वो भूतनाथ है।
भूतनाथ जो है वो पहला मध्यवर्गीय नायक है राजेंद्र यादव के अनुसार। निम्न में से दलित विमर्श और स्त्री लेखन से संबंधित नहीं है, तो राजेंद्र यादव है, जयप्रकाश करदम्बी है, उषा प्रियमवदा जो है वो नहीं है इससे संबंधित, और रतन कुमार सांभरिया इससे संबंधित हैं। तो उषा प्रियमवदा जो है वो दलित विमर्श और स्त्री लेखन से संबंधित नहीं है। 54 का प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से गीत निम्न में से किसमें है, तो ये चंद्रगुप्त नाटक में है, जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ये सारे ही जयशंकर प्रसाद के हैं। 55 का है, सुंदर है अड विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। कितनी अच्छी पंक्ति है। सुंदर है विहग सुंदर सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, निम्न में से किस में है, तो ये युगपथ में है, युगपथ में है, सुमित्रानंदन पंत। 56 का प्रश्न देखिए, निम्न में से वेष्टि चेतना के कवि हैं, तो वेष्टि चेतना का कवि की बात यदि आती है इसमें, तो वेष्टि चेतना से संबंधित कवि अज्ञेय हैं। प्रयोगवादी कवियों की ये विशेषता है ना, व्यक्तित्ववाद, तो ये जो है वेष्टि चेतना के कवि जो है वो अज्ञेय कहलाते हैं। 57 का प्रश्न है, निम्न में से स्त्री विमर्श से संबंधित नहीं है, तो स्त्री विमर्श से संबंधित समय सरगम है, शेष कादम्बरी है, एक जमीन अपनी है, महाभोज नहीं है। महाभोज मन्नू भंडारी का एक उपन्यास है, और महाभोज जो है ये राजनीति का से संबंधित उपन्यास है, स्त्री विमर्श से संबंधित नहीं है। देखिए ये प्रश्न कितनी आया हुआ है, 2013 का ये प्रश्न है, पेपर है, ये सेट का एग्ज़ाम है, राजस्थान में आरपीएससी लेती है। 2013 में ही लेक्चरर की भर्ती में ये प्रश्न आया था, व्याकरण के स्फोटवाद से प्रेरित है ध्वनि सिद्धांत है। आनंद वर्धन का ध्वनि सिद्धांत जो है ये स्फोटवाद से, प्रश्न ऐसे आया था कि ध्वनि सिद्धांत किससे संबंधित है, स्फोटवाद से। और उससे पहले ये प्रश्न आया है सेट में कि व्याकरण के स्फोटवाद से प्रेरित है ध्वनि सिद्धांत। तो प्रश्न जो है वो खूब रिपीट होते हैं। ये प्रश्न देखिए, इसका प्रश्न तो हर बार आता है, लॉन्जाइन्स उद्दात में सम्मिलित नहीं है। लॉन्जाइन्स के उद्दात में देखिए प्रबल भावावेग की प्रेरणा शामिल है, अलंकारों की समुचित योजना शामिल है, अभिजात पद रचना शामिल है, वंचित के प्रति सहानुभूति इसमें शामिल नहीं है, तो ये इसका उत्तर आएगा। सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, किसकी धारणा है, तो ये तो बेनेडेत्तो क्रोचे की है, क्योंकि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद जो है वो उससे संबंधित है। अभिव्यंजना क्रोचे कहता है कि सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। नई समीक्षा से संबंधित है, तो रैनसम जो है वो नई समीक्षा से संबंधित है। निम्न में से वर्धावस्था पर आधारित उपन्यास है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वर्धावस्था से संबंधित अंतिम अरण्य है, अंतिम अरण्य जो उपन्यास है ये वर्धावस्था से संबंधित है। भारतीय नवजागरण की शुरुआत निम्न में से कहाँ से हुई, तो वो बंगाल और महाराष्ट्र से हुई थी। 64 का प्रश्न है, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था, यह कथन किस आलोचक का है, तो ये नंदुलारे वाजपेयी का है। नंदुलारे वाजपेयी जो है ये प्रसाद निराला पंत जो है इससे अपनी विवेचना जो है वो शुरू करता है। 65 का प्रश्न है, नई कवि कहानी आंदोलन से संबद्ध कहानीकार नहीं है, तो नई कहानी आंदोलन से संबद्ध जो है वो इसमें चंद्र किरण सोनरिक्षा जो है वो नहीं है। बाकी मन्नू भंडारी है, कृष्णा सोबती है, उषा प्रियमवदा है। भारतेंदुकृत अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी क्या है, अंधेर नगरी 6 दृश्यों वाला एक प्रहसन है, 6 दृश्यों वाला एक प्रहसन जो है वो इसमें है। अब देखिए प्रश्न देखिए आप, कितना अच्छा प्रश्न है। निम्न कवियों का उनके दार्शनिक सिद्धांतों से सुमेलित करना है, तो जयशंकर प्रसाद जो है वो प्रत्याभिज्ञा दर्शन, ये इससे संबंधित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो अद्वैत दर्शन से संबंधित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत दर्शन से संबंधित है। अब देखिए सुमित्रानंदन पंत जो है वो अरविंद दर्शन से संबंधित है, इसमें आएगा अरविंद दर्शन से संबंधित सुमित्रानंदन पंत हैं। और महादेव वर्मा जो है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित हैं, ये हमें ध्यान में रखना है।
68 का प्रश्न है, कविता कवि अस्तित्व व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा शीर्षक निबंध का यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये टी.एस. इलियट का है। ये प्रश्न आया हुआ है, नेट में भी ये प्रश्न खूब आया हुआ है। 69 का प्रश्न है, औपन्यासिक चरित्रों का उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो ये जो सुमेलित करना है, हमें ये करना है कि ये पात्र जो है कौन से उपन्यास के हैं। अब देखिए, सारंग जो है ये चाक का पात्र है, चाक उपन्यास। मालती जो है ये गोदान की पात्र है, और शशि जो है ये शेखर एक जीवनी की पात्र है, और लक्ष्मी जो है वो मैला आंचल की एक पात्र है। 70 का प्रश्न है, काव्यानुभूति और जीवनानुभूति में प्रकृति का भेद नहीं होता, तत्वत वे समान है। यह स्थापना किसकी है? यानी ये जो स्थापना है ये काव्यानुभूति और जीवनानुभूति में प्रकृति का भेद नहीं होता, तत्वत वे समान है, यानी वे तत्व की दृष्टि से दोनों ही जो है वो समान है। ये I.A. रिचर्ड्स का जो है वो कथन है, इसकी स्थापना है। 71 का प्रश्न है, पत्रिकाओं के संपादकों से सुमेलित करना है। हंस जो है इसका संपादक राजेंद्र यादव था, निधन होने के बाद में अब वर्तमान में संजय जो है वो इस हंस पत्रिका का संपादक है। तद्भव पत्रिका की बात करें तो वो अखिलेश इसका संपादक। नया ज्ञानोदय जो है वो रविंद्र कालिया इसके संपादक थे, और आलोचना जो है ये अरुण कमल इसके संपादक। अब वर्तमान में पता नहीं है इनके संपादक कौन हैं। अन्य का हंस का संजय है जो अब भी चलती है। 72 नंबर देखिए, इनमें से किस उपन्यास की कथा स्त्री केंद्रित नहीं है? तो स्त्री केंद्रित की बात करें तो वो रात का रिपोर्टर की नहीं है। समय सरगम और रात का रिपोर्टर ये जो है ये स्त्री केंद्रित उपन्यास नहीं है। 73 का प्रश्न है, 73 का प्रश्न देखिए, आधुनिक हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है वो माना जाता है। अभी इसमें ये पंक्ति है, रूपोध्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबन नना तनवंगी कल हासिनी सुरशिका केड़ा कला पुतली। यह तत्सम बहुल काव्य भाषा किस कवि की है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की है। यानी इनकी जो भाषा है वो पूरी तत्सम बहुल काव्य भाषा जो है वो इन्होंने लिखी है। कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग पर आधारित है, तो ये आत्मजयी रचना है, नरेश मेहता की रचना है ये, और ये प्रश्न जो है वो बहुत बार परीक्षा में जो है वो आया हुआ है।